सब संरक्षण में ही होता है। संरक्षण इज ऑल टाइप ऑफ संरक्षण। देखिए ये जो कुकर मुत्ते हैं, ये जो कुकर मुत्ते हैं, दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, हाकिम सिंह टाइप, या एक नैनीताल का था वो जो पकड़ा गया वो भी हाकिम सिंह का ही ब्रदर है, वो बड़ा इसमें भर्ती मामले में था। तो पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और मीडिया, इवन मीडिया, सम पार्ट ऑफ मीडिया इज ऑल्सो देयर, है ना। तो ये सबके मिले जुले संरक्षण से ये लोग फल फूल रहे हैं। नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड इंस्टाग्राम की रील्स में जितना खूबसूरत दिखता है उतना खूबसूरत है भी ज्योग्राफिकली, लेकिन इंस्टा पे वो जितना खूबसूरत दिखता है, गूगल जब आप उसके बारे में करेंगे तो उतनी अच्छी बातें या उतने खूबसूरत रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पिछले 2 साल में अगर आपने उत्तराखंड का जिक्र देखा होगा, खासकर उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों ने, तो या तो आपदाओं के चलते देखा होगा, दरकते हुए उत्तराखंड को देखा होगा, या करप्शन से दरकते, दबते, जूझते उत्तराखंड को देखा होगा। करप्शन का एक मुद्दा उत्तराखंड में लगभग सनातन सा हो गया है। पिछले 22 साल में उत्तराखंड में न जाने कितने घोटाले हुए, और भर्ती घोटाला तो एक ऐसा घोटाला हो गया है कि स्टेट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, स्टेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनका लगभग विश्वास यहाँ के आयोगों से पूरी तरह से उठने लगा है। एक और परीक्षा इन दिनों हो रही है जिसका मेंस अभी कुछ दिनों पहले टाला गया है, और उस पर भी कई तरह के सवाल हैं। हाकम सिंह का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा कि उन हाकम सिंह के इर्द गिर्द कितना एक पूरा नेक्सस एक्सपोज हुआ, लेकिन उस एक्सपोजर के बाद भी ताजुब इसलिए होता है कि उस एक्सपोजर के बाद भी भर्ती घोटाले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद भी तमाम परीक्षाएं जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं। आज पिछले 22 सालों के उत्तराखंड में कितनी भर्ती घोटाले हुए, कैसे ये भर्ती घोटाले होते हैं, कैसे ये नेक्सस काम करता है, यहाँ के आयोग क्यों इस पर कोई मजबूत व्यवस्था बनाने की और मजबूत कानून लाने के लिए तैयार नहीं होते, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं रविंद्र जुगरान जी। जुगरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा। हाँ जी, अच्छा लग रहा है मुझे भी। हाँ। जुगरान जी एक जाना पहचाना चेहरा हैं, वो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। जुगरान जी उत्तराखंड में देहरादून के छात्र राजनीति से लेकर के उत्तराखंड आंदोलन तक उनकी सक्रिय भूमिका रही। वो 91 में डीएवी जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है उसके वो सेक्रेटरी रहे, 93 में वो उसके प्रेसिडेंट चुने गए। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी रहे, राज्य आंदोलनकारी परिषद के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। और जुगरान जी, सबसे पहले ये जो भर्ती घोटालों का जिसका मैंने इस कार्यक्रम की भूमिका में जिक्र किया कि 22 साल के उत्तराखंड में शायद हम अगर हर एक भर्ती घोटाले को गिनना चाहें तो वो इतने ज़्यादा हैं कि शायद उनकी संख्या भी नोट डाउन नहीं होती, उसमें भी 2-4 हम छोड़ देंगे, और दर्जनों गिन लेने के बाद भी। इसकी जो शुरुआत हुई, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। और मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि देखिए, मैं माफ़ कीजिएगा कि मैं भूल गया परिचय में ही ये बात कहना कि उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में जुगरान जी बहुत शुरुआत से ही, जब वो 2001 में उसका गठन हुआ था, तभी से कुछ जब उसकी गड़बड़ियां सामने आने लगी थी, तो जो लोग प्रमुखता से उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, रविंद्र जुगरान उनमें से एक नाम था। और इसके कारण उत्तराखंड राज्य का सबसे चर्चित और पहला भर्ती घोटाला था पटवारी भर्ती घोटाला, जिस समय हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री थे। देखिए दुर्भाग्य, देखिए तिवारी जी ने तो उस पर सीबीआई भी शायद बैठाई थी या कुछ बड़ी जांच बैठाई थी, लेकिन उस भर्ती घोटाले का जो अंजाम हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शायद टर्मिनेट हुए जो पौड़ी के थे, कुछ ऑफिसर्स पर गाज गिरी, लेकिन उसमें मिनिस्टर क्लीन चिट रहा। मिनिस्टर के ऊपर यानी हरक सिंह रावत के ऊपर, रावत जी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आई। जबकि मैं बहुत ही विश्वास से कह सकता हूं कि उस पटवारी भर्ती घोटाले में कॉपियां जांचने के लिए तत्कालीन मंत्री, राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत जी के जानकार लोग, रिश्तेदार लोग ही वहां कॉपी जांचने के लिए बैठाए गए थे। तो घोटाले की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन हरक सिंह रावत जी उसमें क्लीन चिट रहे। तो पटवारी भर्ती घोटाला कांग्रेस शासनकाल में हुआ, दरोगा भर्ती घोटाला हुआ। ये तारीफ की बात है कि नरेंद्र तिवारी जी ने उस भर्ती घोटाले पर सीबीआई जांच की भी संस्तुति करी, और उस पर सीबीआई जांच भी हुई थी। और उसमें शायद, अगर मैं गलत ना हूं, तो तत्कालीन एडीजे यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मित्तल साहब जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन पर भी आंच आई थी, और उस समय के डीजीपी प्रेमदत्त रतूड़ी जी पर भी उसकी आंच आई थी। तो ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसका गुब्बारा अभी
गत वर्ष 2022 में यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में एक बाढ़ सी आ गई कि साहब ये भी पेपर लीक हुआ, इसने किया, इस पर ब्लूटूथ से नकल हुई, ये पेपर तो पहले ही बाहर आ गया था, तो पूरा का पूरा भौकाल मच गया। लेकिन ये कोई 1-2 वर्ष का गुब्बारा नहीं था, ये 15, 16, 17 साल से पक रही थी, चोरियां, डकैतियां, करप्शन। तो ये गुब्बारा जो फूटा ये अब फूटा चरम पे जब पहुंचा। और यहाँ तक तो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं खुद इसका पीड़ित हूँ, 2003 के अंदर जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को बने हुए 2 ही वर्ष हुए थे, तो वहाँ जो भी गड़बड़ियाँ प्रथम दृष्टिया हमको लगी, अनियमितताएं लगी, या जो भी हमको लगा गलत हो रहा है, तो हमने बहुत मुखरता के साथ आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि 2004 में मैंने लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा के अगेंस्ट जो हैं उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल, वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओब्लिक रिट भी करी, लेकिन अंतवा उसका कुछ निष्कर्ष बहुत ज़्यादा नहीं निकला। निष्कर्ष ये निकला कि हम लगातार आयोग की गलत वर्किंग के खिलाफ बहुत मुखर थे। आयोग ने हमको डराने के लिए हमारे पे डिफेमेशन का केस कर दिया। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, छोटा सा स्टेट 13 जनपदों का, लेकिन अगर प्रपोर्शन में देखेंगे कि एकमात्र सरकारी नौकरियों पर जीवित यहाँ का बेरोजगार है, क्योंकि 22 साल की व्यवस्था ने कोई एम्प्लॉयमेंट के और ज़रिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ किया नहीं। उल्टा जो पारंपरिक या कहेंगे परंपरागत जो हमारे रोज़गार के धंधे थे, पशुपालन, बागबानी, उद्यानिकी, कुटीर उद्योग, वो समाप्त होता चला गया। और आज 22 वर्ष बाद राज्य बनने के बाद वो लगभग वो उद्योग जो है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमको देता था, वो समाप्त है। तो आज भी 22 वर्ष बाद हमारी हम जब रोजी की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं, तो नज़र केवल सरकारी रोजगार पर जाती है। अगर हम आर्मी डिफेंस को छोड़ दें, पैरामिलिट्री फोर्सेस को छोड़ दें, तो स्टेट के अंदर केवल राज्य के अंदर जो विभाग हैं, उसी में यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का शिक्षित प्रशिक्षित युवा वहीं को देखता है। और उसमें इतने भयंकर घोटाले कि उसकी बानगी आप देखिए। जो असेंबली, जो विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां लॉ बनते हैं, नीति बनती है, नियम बनते हैं, विधेयक पारित होते हैं, उसी असेंबली के अंदर 2001 से लेकर और 2021 तक लगातार नियुक्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, तीनों में करप्शन। तो ये सब लेजिस्लेचर और हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, अपार्ट फ्रॉम दलगत राजनीति, इससे ऊपर उठकर सब इसके लिए समान रूप से जिम्मेवार। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं हालांकि मैं पार्टी पॉलिटिक्स पे आपसे डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आपका जो अनुभव है, जिस तरह की आपकी पिटिशंस रही हैं, जो आपका वर्क नेचर रहा है, उसमें ये नज़र आता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आपने तमाम उन लोगों के खिलाफ बोला। लेकिन अभी पिछले स्टेटमेंट में आपने जो बात शुरू की 2003 में, आपने कांग्रेस गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली जिक्र किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट का ही सवाल नहीं रहा। कांग्रेस के बाद बीजेपी की भी गवर्नमेंट आई, आपकी गवर्नमेंट आई, आप सरकार का हिस्सा भी रहे, और भाजपा में भी, मतलब भाजपा के कार्यकाल में भी भर्ती घोटालों को ऐसा बिल्कुल कोई ट्रेंड नजर नहीं आता है कि पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से या किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार आने पर कहीं भर्ती घोटालों पर लगाम लगती हो। वो जो ट्रेंड है वो निरंतर वैसा ही बना रहा, चाहे वो विधानसभा की भर्ती हो। अगर कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ने अपने लोगों को नियुक्त किया, तो भाजपा के लोगों ने उनसे 4 आगे की ही नियुक्तियां की, और यही हमें सेवा आयोग में या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भी नजर आता है। तो ये इसमें आप ये डिफेंस शायद ही बीजेपी ले सकती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, या शायद ही कांग्रेस ले सकती है कि बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। नहीं, डिफेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। जब तक हम सच्चाई स्वीकारेंगे नहीं, तो जिस राज्य के लिए 42 से भी अधिक शहादतें हुई, और विश्व का, हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का अविस्मरणीय ऐतिहासिक जन जन का जो आंदोलन हुआ, वो विश्व स्तरीय आंदोलन है, वो विश्व को प्रेरित करता है। तो मैं अपनी देवभूमि, अपने उत्तराखंड, अपने राष्ट्र के लिए उत्तरदायी हूँ, उसके बाद अपनी पार्टी के लिए उत्तरदायी हूँ।
तब सरकार के लिए उत्तरदायी हूँ। तो मेरा जो प्रथम जो ध्येय है, मेरी जो प्रथम दायित्व है वो स्टेट के लिए है। स्टेट के लिए करेंगे तो राष्ट्र के लिए करेंगे। तो मेरे लिए 1,20,00,000 जनता मायने रखती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक की जो भी सरकारें रही हैं, कह सकते हैं 19-20 का अंतर होगा, 18-20 का अंतर होगा, लेकिन भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में हाँ इतना हम ज़रूर कहेंगे कि अभी इस वर्ष भी और 2022 में भी जब वर्तमान सरकार के संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई तो ऐसा नहीं कि वो हाथ पे हाथ डालकर बैठे रहे। इनिशिएटिव लिया गया, लोग जेल भी गए, अधिकारी भी जेल गए, लेकिन करप्शन सिस्टम में कैंसर से भी अधिक तेजी से, जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, इस तरीके से फैल चुका है कि जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं। उन जड़ों को काटने के लिए नीचे से नहीं ऊपर से वार होना चाहिए, और ऊपर से वार जब तक नहीं होगा तब तक जो है आने वाले 5 वर्षों में भी हम यह उम्मीद, आशा और अनुमान नहीं लगा सकते कि अब जो भर्ती निकलने वाली है बिल्कुल 100% फेयर होगी। अभी आप देखिए कि लोक सेवा आयोग में भी अति गोपनीय मामला जो देख रहे थे वो जो हैं सलाखों के पीछे हैं। तो किसी को डिफेंड करने की बात नहीं है, स्टेट का मामला है, स्टेट की जनता का मामला है। ये करंट गवर्नमेंट वाली जहां तक बात है, बस एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम डिटेलिंग पे बढ़ेंगे कि भर्ती घोटाले किस प्रकार से वो नेक्सस काम करता है और अभी की जो परीक्षा है उसके क्या क्या कंसर्न्स हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि मौजूदा सरकार ने कदम उठाए, आपने जिक्र किया संभवतः उसी बात का कि अभी जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने बाकायदा जो विधानसभा की जो भर्तियां हुई थी वो उनको उन्होंने रद्द किया। लेकिन लगातार सवाल उठते रहे, जैसा जिक्र आपने हरक सिंह रावत का किया कि उन पर कोई आंच नहीं आई, उसी तरह से प्रेमचंद्र अग्रवाल पर सवाल थे। वो मंत्री थे, वो अभी भी मंत्री हैं, लगातार उनके खिलाफ क्लियरली जब विधानसभा अध्यक्ष मान रही हैं कि उनके कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां सिरे से गलत थी, जिनको कि रद्द किया जाना चाहिए। तो ये असर हमको मंत्री स्तर पर क्यों नहीं दिखता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं सीधा और सपाट उत्तर दूंगा। व्यक्ति विशेष का नाम का जिक्र किए बिना, इधर की तरफ से हो या उधर की तरफ से, रोजी का संकट है, रोटी के लिए दरकार है। कोई भी बेरोजगार हो, उसे ये मतलब नहीं कि उसको रोटी कौन देगा, रोजी कौन देगा, वो कौन है। जो रोजी रोटी की, जिसको रोजगार की तलाश थी, उसको तो जो रोजगार देगा वही उसका माई बाप हो गया। ठीक, उनका दोष कम, लगाने वालों का दोष 100 गुना अधिक। जो जिम्मेवार पदों पर बैठ के अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन न करते हुए बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, बैकडोर प्रमोशंस, बैकडोर डेपुटेशन को करते रहे, वो 100 गुना ज़्यादा जिम्मेवार हैं। तो हमको अगर इस स्टेट को, देवभूमि को देवभूमि बने रहने देना है, हमारा जो पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं के लोगों की एक पहचान थी। एक तो हम लॉयल लोग थे, एक हम ऑनेस्ट लोग थे, एक हम वॉरियर्स थे, यानी लड़ाके लोग थे। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी की पहचान को डाइल्यूट किया है, और जनता ने नहीं किया। पॉलिटिकल क्लास ने ही राज्य बनने के बाद आम जनता को गलत रास्ते दिखाए हैं, उनको, नौजवान को पथभ्रष्ट किया है। इसलिए आज लोग शॉर्टकट से ही पैसा भी कमाना चाह रहे हैं और इज्जत भी शॉर्टकट से ही कमाना चाह रहे हैं। आप ये मानते हैं, मतलब आपने जो जवाब दिया, आपने बिना नाम लिए जवाब दिया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाह रहा था कि आप मानते हैं कि मंत्री स्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, मंत्री क्यों, मैं स्पेसिफिकली किसी पार्टी के मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली किसी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ए की बात कर रहा हूँ ना बी की बात कर रहा हूँ। मेरा कहना स्पष्ट है कि अगर हम विधानसभा का जो उत्तराखंड का हाल है, कल अगर पार्लियामेंट का भी ये हाल हो जाए तो क्या देश सुरक्षित रहेगा? उत्तराखंड की विधानसभा में ऐसे भी लोग नौकरी पा गए, सुरक्षा कर्मी खासकर, जिनका अंगूठा नहीं था, वो गन कैसे चलाएंगे? जिनका आंखों का दृष्टि जो है वो दूर तक नहीं देख सकते थे, तो वो दूर तक कैसे देखेंगे? ऐसे भी लोग जो है नौकरी पा गए जिनको कंप्यूटर का सी मालूम नहीं है। ऐसे भी लोग ट्रांसलेटर्स बन गए जो की ट्रांसलेटर का टी नहीं बता पाएंगे। तो वो लोग उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, उतने रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने उनको नियुक्त किया। उसमें खाली पॉलिटिकल क्लास नहीं,
उसमें सरकार का जो शासन का जो ब्यूरो कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, जो पद सृजन करने की अनुमति देता है वो विभाग, वो तमाम लोग जो इस पूरे सिस्टम का पार्ट होते हैं, जब पद सृजन होता है, पद सृजन के बाद वित्तीय स्वीकृति मिलती है, वो सारे लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिकल क्लास हो। और इस स्टेट के जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स रहे हैं। ठीक है जुगरान जी, अब ये देखिए जो विधानसभा भर्ती वाला जो घोटाला हुआ वो तो आम जन को समझ में आया कि उसके लिए जो नियम, क्योंकि कोई प्रवेश परीक्षाओं का व्यवस्था नहीं थी, तो और ये बोला गया कि ये तदर्थ नियुक्तियां हैं, तो तदर्थ नियुक्तियों के नाम पर उसमें जो घोटाले हुए वो आम जनता को समझ में आए कि किस तरह से वो काम किया। लेकिन यहाँ पे हम दुर्भाग्य ये है कि जहाँ पर पूरी व्यवस्था बनी हुई है, बाकायदा लोक सेवा आयोग बना हुआ है, आयोग के सदस्य होते हैं, एक पूरा का पूरा विभाग के लिए काम करता है, एग्जाम होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, एग्जाम के पेपर्स ऐसे बनवाए जाते हैं कि उनकी गोपनीयता बनी रहे, और फिर भी हम देखते हैं कि वो इतना तामझाम होने के बावजूद जो एक आइडियल व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने की, वो व्यवस्था ढांचागत रूप से तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जब पेपर लीक हो जाते हैं, ये जो लीकेज वाला है, इसके लिए जो नेक्सस, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, शुरुआत से देख रहे हैं, ये नेक्सस, इसमें कैसे ये नेक्सस कैसे काम करता है और कैसे वो लीकेजेस, पहले तो उन लीकेजेस की गुंजाइश कैसे बनती है, कैसे लोग, हाकम सिंह जैसे लोग हो जाते हैं जो कि इतने बड़े मास लेवल पर कई सालों से बाकायदा एक तरह से उसको संस्थागत रूप से उस पूरे प्रोसेस को चलाने लगते हैं, ये इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे ये नेक्सस काम करने लगता है? सबसे अधिक अगर उत्तरदायित्व किसी का है तो लोक सेवा आयोग के अंदर जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं उन्हीं मेंबर्स में से एक मेंबर चेयरमैन बनता है। उन चेयरमैन और मेंबर्स को वहाँ पर हरिद्वार लोक सेवा आयोग में सरकारी आवास दिए गए हैं। 5 मेंबर्स की व्यवस्था तो वर्तमान में है, 6ठे की भी हो सकती है, 2 कमरे ही तो चाहिए रहने के लिए। लेकिन फ्रॉम द डे 1, जिस दिन से ये आयोग बना है और आज 22 वर्ष होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट सबसे पहले, यहाँ के राज्यपाल सबसे पहले, क्योंकि रिपोर्ट राज्यपाल को होती है, सरकार भी उसका भी कार्मिक अधिष्ठान उसको देखता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है। सबसे पहले ये देखिए, आज तक जितने भी मेंबर्स वहाँ नॉमिनेटेड हुए, जो चेयरमैन भी बने हैं, वो 5 दिन का सप्ताह है, एक सप्ताह में कितने घंटे उस आयोग के अंदर बैठते हैं। मेंबर्स का काम, अगर वहाँ मेंबर्स परमानेंटली रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे उस कैंपस के अंदर, तो उनकी आंख, नाक, कान खुले रहेंगे, वो अपने आजू बाजू इर्द गिर्द देखेंगे सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, मेरा कार्मिक अधिकारी, गोपनीय, अति गोपनीय काम देखने वाला व्यक्ति किसके टच में है, कहीं सस्पिशियस तो नहीं है, किस किस की एंट्री आयोग के अंदर हो रही है। तो एक जो कहते हैं ना कि एक विजिलेंट आई, आंखें, घर में अगर पिताजी सुबह 6 बजे नाश्ता करके 7 बजे निकल जाएं और रात को 12 बजे आएँ, जब बच्चे सो जाएंगे, तो वो बच्चे अगर बिगड़ जाएं, अगर जो है वो गलत आदतों का शिकार हो जाएं, तो उसके लिए पिता जिम्मेवार होता है ना। तो एक जैसे एक पिता को अपने सभी बच्चों पर नज़र रखनी होती है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितनी क्लासेस अटेंड करी, आयोग के मेंबर्स का यही काम था। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि अधिकांश मेंबर्स और चेयरमैन जो है इसको अपनी प्रतिष्ठा की कुर्सी मानते हैं, घोड़ा गाड़ी सरकार का मिल लिया, मौज मस्ती कर लो, केवल जब इंटरव्यूज़ होते हैं तब जाके वहाँ उपस्थिति कर लो। अन्यथा 80% सदस्य डेट शुरू से लेके और आज तक इन 22 वर्षों में, मुझे नहीं लगता कि वो, अगर उनको जो है एक वर्ष में 365 दिन में से अगर 300 दिन भी देने थे, तो मुझे नहीं लगता कि 100 दिन मैक्सिमम होगा अगर किसी मेंबर ने दिया होगा। वो वहाँ रहते ही नहीं हैं, वो वहाँ जब होते ही नहीं हैं, तो उनके पीठ पीछे आयोग में क्या हो रहा है, मेनली उन्हीं का काम है। और सबसे बड़ी बात ये, वो मेंबर्स इंटरव्यू बोर्ड में साक्षात्कार लेते हैं। अब 8वीं पास आदमी डिग्री कॉलेज के बच्चे का इंटरव्यू कैसे ले लेगा, या डिग्री कॉलेज के बच्चे का ने जो परीक्षा में अपनी कॉपी में किया उसकी जांच कैसे कर लेगा। तो सबसे पहले
पीसीएस, पीसीएस जे और पुलिस डीएसपी और एलाइड का जो लोग नौकरी के लिए वहाँ तैयारी करते हैं और उनके वहाँ इंटरव्यूज़ और रिटर्न होते हैं उनको चयन करने वाला, उनका इंटरव्यू लेने वाला आदमी यानी मेंबर्स उनसे 4 गुना अधिक इंटेलिजेंट, एकेडमिक, अनुभवी और एक मजबूत कैरेक्टर का, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, कमिटेड आदमी होना चाहिए। लेकिन मेंबर्स के नॉमिनेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है सिंस डे 1 और टिल टुडे। इसलिए मन मर्जी से लोग वहाँ जो हैं सिफारिशी लोग मेंबर्स बन जाते हैं। उसका खामियाजा डे 1 से लेकर आयोग की स्थापना से लेकर आज तक हम भुगत रहे हैं। आप आज भी अगर चेक करेंगे तो आयोग में जितने लोग मेंबर्स हैं, एक आध को अगर हम छोड़ दें तो एकेडमिकली दे आर वेरी पुअर। उनका ये स्तर नहीं है, उनका ये स्टेचर नहीं है, उनकी इतनी शिक्षा दीक्षा नहीं है, उनका वो अनुभव नहीं है, उनका वो कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट मैं इसलिए कहूँगा कि 5 दिन आयोग चलता है, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन वो 1 घंटे और 2 घंटे के लिए ही अधिकांश लोग वहाँ जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से रफू चक्कर या तो कोई देहरादून आ जाएगा या अपने गंतव्य स्थल पर जहाँ उसका घर ठिकाना होगा वहाँ चले जाएगा। यानी आयोग की कुर्सी, मेंबर का इतना बड़ा दायित्व जो है वो केवल अपने कॉलर खड़े करने के लिए, समाज में ये दिखाने के लिए या उसका लाभ कहीं और उठा रहे हैं वो लोग, तो दे ऑल आर नॉट कमिटेड। उसके बाद अधिकारी वर्ग आता है। अभी अधिकारियों को मॉनिटर करने वाले मेंबर्स और आयोग का बोर्ड ही तो है। इसीलिए वहाँ सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं, मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। हो सकता है अभी जो वर्तमान चेयरमैन हैं डॉक्टर राकेश कुमार, इनका ट्रैक रिकॉर्ड एज एन ब्यूरोक्रेट एक्सीलेंट रहा है, उत्कृष्ट रहा है, लेकिन अभी जो हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद से उनको बहुत सजग होने की आवश्यकता है। मैंने आज से 4 महीने पहले जब यूकेएसएससी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में ये बवाला खड़ा हुआ तो मैंने सचिव कार्मिक उत्तराखंड शासन और चेयरमैन आयोग के उनको चिट्ठी लिखी, आयोग के चेयरमैन को विशेषकर और सचिव कार्मिक को, कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर जितने मेंबर्स हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने कार्मिक हैं, गोपनीय, अति गोपनीय काम देखने वाले लोगों की कुंडली बांचना शुरू कर दीजिए। उनका पोस्टमार्टम करिए, वो कितने घंटे रहते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उनका इतिहास क्या रहा है, उनमें से किसी पे करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, कौन कहाँ इन्वॉल्व है। अन्यथा यही होगा और वही हुआ, किसी की कुंडली बांची नहीं गई, किसी की कुंडली नहीं बांची गई। मैंने 4 महीने पहले आगाह कर दिया था शासन को भी और आयोग को भी। तो जो वर्तमान वहाँ चेयरमैन हैं, यद्यपि उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक ब्यूरोक्रेट के रूप में उत्कृष्ट रहा है, लेकिन अभी हाल ही में उनका 1 साल से ज़्यादा का टर्म हो गया, लेकिन अभी हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं उससे कहीं ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और चेयरमैन साहब उतना नज़दीकी से चीज़ों को भांप नहीं पा रहे हैं, या तो उनके एडवाइज़र्स मेंबर जो हैं उनको सही राय नहीं दे रहे हैं। इसमें एक जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको ये कहना पड़ रहा है कि वो उनके ऊपर बहुत दबाव है, चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा है। दबाव इस बात का कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की सारी भर्तियां तो उनको ट्रांसफ़र हो गई हैं। उनका काम अगर जो है 2 घंटे का करने का होता था, तो अब वो अपने काम के अलावा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग वाली सारी भर्तियां भी देख रहे हैं। उसके ऊपर से ये मानसिक दबाव भी निश्चित रूप में कि यार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में उतने घोटाले हो गए, इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी थी कि आप पे 4 गुना दबाव बढ़ गया है, इसलिए आपको 4 गुना ज़्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। जी। अच्छा, एक जुगरान जी, एक चीज़ पे हम और बात करेंगे, फिर इसको रैप करेंगे बातचीत को, कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं। जैसे कि एक बात तो जिसका अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे उससे पहले हल्का सा जिक्र आया कि अमूमन पूरे देश भर में ये देखने को मिलता है कि कोई भी लोक सेवा आयोग किसी राज्य का हो या केंद्र का हो, वो अमूमन प्रीलिम्स परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा के लिए जिन परीक्षार्थियों को कॉल करता है वो रेशियो जनरली 1 सीट पे 15 का रेशियो अमूमन होता है। लेकिन अभी जो पीसीएस परीक्षा आयोजित हो रही है, ये कैंडिडेट्स जो हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मेंस के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनका भी एक बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पर आयोग ने लगभग 1 सीट के अगेंस्ट 70 कैंडिडेट्स के करीब उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किए हैं। तो एक इशू तो ये है कि ये आयोग की जो अपनी नियमावली है या जो अपने पैरामीटर्स हैं उन्हीं से इतर जाना ये है। और दूसरा इशू एक
कुछ समय पहले एक केस हुआ था, चंडीगढ़ का बड़ा चर्चित मामला था कि संभवतः पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से वो पंजाब जुडिशरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के तहत एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था और उसमें एक ऐसे कैंडिडेट ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था जिसके मार्क्स -9 या -7 या -9 मार्क्स थे, उसके बावजूद उसको मेंस के लिए कॉल किया गया था। तो तब ये सवाल बहुत उठा था कि एक कोई ना कोई न्यूनतम पैमाना होना चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरीज में भी, कि एक मिनिमम बॉटम लाइन तो कम से कम तय हो। उत्तराखंड में वो बॉटम लाइन है भी या नहीं है, इस बारे में भी आप बताइएगा कि इस पर आयोग का स्टैंड क्या है, क्या कन्फ्यूजन की स्थिति है। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था वो था कि साक्षात्कार में जो मेंस परीक्षा है उसमें जो आइडियल रेशो है, जिसको यूपीएससी भी करता है और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस भी करते हैं, वो है 1:15 का रेशो, यानी कि 1 के अनुपात में 15 अभ्यर्थियों को बुलाने का। उसको हम आइडियल मानते हैं। लेकिन इस परीक्षा में जो पीसीएस मेंस की अब होने जा रही है, फरवरी में प्रस्तावित है, 1:70 भी से भी ऊपर चला गया है मामला। तो ये आयोग की नियमावली के ही खिलाफ है। आयोग के संज्ञान में हम ये सब चीज़ ले आए हैं, हमने शासन को भी इससे अवगत करा दिया है। हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आयोग इसको दुरुस्त करे और जो कि स्टैंडर्ड 1:15 का रेशो है फाइनल्स में बुलाने का, उसी पर स्टिक रहे, उसी पर जोर दे और उसी के अनुसार बुलाए। तो एक तो ये गलत हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और अगर कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट मूव कर जाएगा तो कोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा और परीक्षा जो है डिरेल हो जाएगी। नंबर 2, जो आपने चंडीगढ़ वाले बच्चे का जिक्र किया, मेरी जानकारी में जो आया है वो यह आया है उत्तराखंड के संदर्भ में कि 2001 में यहाँ आयोग की स्थापना हुई और 2001 से 2011 तक, गौर से सुनिएगा, मैं फोकस करना चाहूँगा कि 2001 से 2011 तक जो मेरे को मालूम चला है, आयोग जो प्रीलिम्स कराता है परीक्षा और स्क्रीनिंग कराता है, इन्होंने क्या किया कि प्रीलिम्स और स्क्रीनिंग में 0 पाने वालों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया। कितनी गंभीर चीज है कि 0 अंक वालों को भी आपने साक्षात्कार के लिए बुलाया, यानी आपने उसको एक सीढ़ी तो पहले ही पार करा दी। अब जिस आदमी को आप पिक करके 0 अंक वाले को साक्षात्कार के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब आपका माइंडसेट पहले से ही क्लियर है कि आपको इसको इंटरव्यू में भी क्लियर कराना है। तो वो बन गया साहब बड़ा अधिकारी। तो ये व्यवस्था गलत थी। 2011 में यह व्यवस्था चेंज हुई और आयोग ने बाकायदा अपनी साइट पे 2015 का संशोधन करते हुए यह व्यवस्था करी, SC/ST मिनिमम 20%, OBC मिनिमम 25% और जनरल कैटेगरी मिनिमम 30% लाने वाले को हम इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे। लेकिन बीच में एक वहाँ कोई गड़बड़ लोग घुस गए थे आयोग में, मेंबर भी थे वो, उनको हमने वहाँ से बाद में हटवाया, टर्मिनेट करवाया, पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने फिर इस व्यवस्था को खत्म करा दिया 2018 में। किसको? ये मिनिमम हाँ, 20, 25 और 30% वाली व्यवस्था को खत्म करा दिया और 0 अंक वाली को फिर चालू करा दिया। आज की डेट में हमने आयोग को भी ये पत्र लिख के पूछा है और शासन को भी अवगत कराया है कि भाई कौन सी व्यवस्था चल रही है। हमारी जिज्ञासा है, हमारी चिंता है, फॉर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आप कौन सी व्यवस्था जारी करने जा रहे हो? क्या 0 अंक वाली फिर से आपने शुरू कर दी या 20-25 मिनिमम वाली व्यवस्था आपकी जारी है? तो अभी तक आयोग से, मैंने कल ही सेक्रेटरी साहब से इससे बात करी थी आयोग के, गिरधारी सिंह रावत से, तो रावत जी ने मुझे कहा कि मंडे को आपको हम बता देंगे कि हम कौन सी व्यवस्था से कर रहे हैं। तो आयोग को जो है, अखबारों में जो भी चीज़ें इतनी मीडिया में आती हैं या जिसमें संदेह या शंका है, आयोग को तुरंत अपना मीडिया के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, अन्यथा चेओस है। इसके साथ साथ महिला रिजर्वेशन का बड़ा लफड़ा हो रखा है। उत्तराखंड 30% महिला जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण है। भाई जब पीसीएस की एडवर्टीजमेंट हुई थी 2021 में, तो उस समय 30% महिला उत्तराखंड क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू थी। तो कोई भी भर्ती होती है वो एडवर्टीजमेंट के क्या लिखा है, क्या शर्तें हैं, उसी के आधार पर होती है। अब आयोग ने बीच में 2022 में
उत्तराखंड से बाहरी प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को भी प्रीलिम्स में इसका लाभ दे दिया 30% रिजर्वेशन का। वो क्यों? वो कहते हैं साहब हाई कोर्ट ने आपके ऑर्डर को प्राइमा फेसी स्टे किया था जो जियो से चल रहा था 30% महिला रिजर्वेशन, लेकिन हम उनको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम स्टे करा के ले आए और अब तो हमने बाकायदा एक्ट बना दिया है, अधिनियम बन गया है और उसके ऊपर भी हम उनसे ये कहते हैं कि आपने प्रीलिम्स में अन्य प्रदेश की महिलाओं को रिजर्वेशन जो दिया इसीलिए वो मेंस में अब आ गई हैं। तो वो आपका वो जो मेंस और प्रीलिम्स में आपने जो रिजर्वेशन दिया जिसके कारण वो अब मेंस को क्वालिफाई कर रही हैं, कल उनका चयन हो जाएगा तो वो जाएंगी नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए कि साहब हमारे को एक बार जो है माफ़ी कर दो या हमको रिलैक्स कर दो, शिथिलता बरत दो। तो आयोग को इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं कि ये महिला रिजर्वेशन पे अन्य प्रदेश की लड़कियों को कैसे आपने पुलिस में रिजर्वेशन दे दिया। आयोग का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला कहाँ लंबित है? यहाँ उत्तराखंड सरकार ने अधिनियम बना दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी SLP विड्रॉ कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट तो सरकार ही गई थी तो सरकार अपनी SLP विड्रॉ कर लेगी। हमारा कानून यहाँ जारी है, लागू है पहले दिन से। तो अनेक ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके जवाब आयोग को देने हैं। भले ही उन्होंने पेपर पोस्टपोन कर दिया लेकिन पोस्टपोनमेंट से सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हैं। तो परीक्षा पारदर्शिता, शुचिता से, ईमानदारी से कैसे होगी? ये महिला रिजर्वेशन वाली जो बात हुई इस पर बारामासा में एक डिटेल प्रोग्राम है, उसे आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ, अगर डिटेल में समझना है कि महिला आरक्षण उत्तराखंड में, उत्तराखंड की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षण का जो सवाल है वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी अभी क्या स्थिति है, उस कार्यक्रम को देखकर आप डिटेल में समझ सकते हैं। ये प्रोग्राम हम एंड करें उससे पहले बस एक आखिरी बातचीत जुबरान जी कि आपने तमाम दर्जनों PILs आपने करी, उन PILs में कईयों के नतीजे ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि प्रतिदिन न जाने कितनी PILs हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत चुनिंदा होती हैं जो सही एग्जीक्यूशन तक पहुंचती हैं। वैसी ही एक PIL थी जिसमें समाज आपने और चंद्रशेखर करगेती जी के नहीं, इट वाज ओनली माइन। अच्छा, विशुद्ध रूप से मेरी जनहित याचिका थी वो। अच्छा, नो वन एल्स, उसमें कोई भी नहीं था, आज तक भी कोई नहीं है। अच्छा। और उसमें केवल मैं ही जनहित याचिका करता हूँ। अच्छा, अच्छा, उसमें पिटिशनर आप हैं। करगेती जी का ध्यान मुझे शायद इसलिए आया क्योंकि लंबे समय से समाज कल्याण के खिलाफ उन्होंने RTIs वगैरह ली होंगी, जी, RTIs लेकिन एज अ पिटिशनर उसमें केवल मैं ही हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ कंटेक्स्ट सेट करने के लिए बता दूं कि चंद्रशेखर करगेती उत्तराखंड हाई कोर्ट में और हल्द्वानी में प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, साथ में एक एक्टिविस्ट हैं और बहुत लंबे समय से सूचना के अधिकार के जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पब्लिक डोमेन में वो लेकर आए हैं, कई घोटालों को वो लेकर आए हैं। मेरे दिमाग में समाज कल्याण के भी कई घोटालों को उन्होंने उजागर किया, तो मुझे मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन था कि शायद वो भी को पिटिशनर होंगे। आपने क्लैरिफाई किया, अच्छी बात है कि आप उसमें पिटिशनर थे और उसमें उस पिटिशन का असर ये हुआ कि देहरादून और इसके इर्द गिर्द उत्तराखंड के कई कॉलेजेस में जहाँ पर समाज कल्याण के थ्रू ऐसे फर्जी एडमिशन्स दिखा करके, बच्चों के फर्जी एडमिशन्स दिखा करके करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे, उनसे वापस वसूली हुई, कई लोग उसमें जेल गए और ऐसी चीज़ें थोड़ा सा हमें उम्मीद जगाती हैं। आशान्वित होना जुगरान जी अच्छी बात है, लेकिन मैं सवाल इस पे आ रहा था कि अभी जो जितनी पिछले 22 साल का जो इतिहास रहा और इतने घोटाले लगातार उजागर होने के बावजूद भी जो ये चलन चला ही आ रहा है कि हर बार कोई ना कोई ऐसा नहीं हो पाता है कि बच्चा जब एग्ज़ाम दे के आए तो वो कम से कम इस संतुष्टि के साथ वापस अपने घर लौट पाए कि मेरिट पे मैं खरा उतरता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके दिमाग में ये सवाल बना ही रहता है कि मैं मेरिट में तो मैं हूँ, लेकिन न जाने ये 3-5 जो उत्तराखंड में चलता है इसमें न जाने कौन मेरे से आगे निकल जाए। और इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? PILs ठीक हैं, वो एक रेमेडी हो सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हम कैसे बना सकते हैं कि रेमेडी नहीं, हम लोग प्रिकॉशनरी लेवल पे ही उसको ठीक कर पाएँ, सुधार पाएँ। देखिए, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है जी, हमारी जो विधायिका है, वो आज अभी संकल्प ले ले, विधानसभा का हाउस बुला ले और संकल्प पारित कर ले कि अब जो 1 महीने बाद जो परीक्षा होने जा रही है, हम एश्योर करते हैं कि 101% दुनिया में कहीं चले जाओ उसमें कोई उंगली नहीं उठेगी। पॉलिटिकल विल, लेजिस्लेचर की विल, विधायिका की विल सर्वोपरि है। मैं कह सकता हूं कि कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटेड विल होगी तो जो चोरी करेगा भी
तो फांसी के तख्ते पर उसको झूलना पड़ेगा। चोरी करने वाले को जब ये पता चल जाएगा कि फांसी के अलावा मैं बच नहीं सकता, तो कोई हिमाकत नहीं करेगा। सब संरक्षण में ही होता है, एंड संरक्षण इज ऑल टाइप ऑफ संरक्षण। देखिए, ये जो कुकर मुत्ते हैं, ये जो कुकर मुत्ते हैं, दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, हाकिम सिंह टाइप, या एक नैनीताल का था वो जो पकड़ा गया, वो भी हाकिम सिंह का ही ब्रदर है, वो भी बड़ा इसमें भर्ती मामले में था। तो पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और मीडिया, इवन मीडिया, सम पार्ट ऑफ मीडिया इज ऑल्सो देयर, है ना। तो ये सबके मिले जुले संरक्षण से ये लोग फल फूल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पॉलिटिकल विल की है। और मुझे लगता है एक हद तक, मैं किसी को खुशफहमी में या किसी को प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक हद तक जब ये यूकेएसएससी और आयोग के मामले आए तो गवर्नमेंट की वो विल तुरंत कार्रवाई की दिखी भी है, प्रदर्शित भी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। आप रूलिंग पार्टी के सक्रिय मेंबर होने के बावजूद आपने बहुत क्लियरली ये बात बोली, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि किस तरह से पॉलिटिकल संरक्षण के बिना संभव नहीं है। जहां तक आपने कहा कि मौजूदा सरकार ने इस पर स्टेप्स लिए, मैं पार्शियली आपसे एग्री करता हूं। पार्शियली इसलिए डिनाई करूंगा क्योंकि वो स्टेप्स तब लिए गए जब उत्तराखंड के भर्ती घोटालों की चर्चा देश भर में होने लगी। तमाम देश के रिपोर्टर्स यहां पहुंच गए, नेशनल मीडिया का वो सवाल बन गया और बहुत तगड़े मामले होने लगे। उस पर सभी लोगों ने, भर्ती परीक्षाओं पर हमने पहले भी बातचीत की थी। हम आप लोगों की कुछ अभ्यर्थियों से भी बातचीत करवाएंगे आने वाले दिनों में कि उनके क्या कंसर्न्स हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो बात जुगरान जी ने बताई आपको समझ में आया होगा कि वो नेक्सस कैसे काम करता है। जुगरान जी, बारामासा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा, हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लेके आते रहेंगे। और उत्तराखंड के करंट इश्यूज से रिलेटेड आपसे ये भी बात करनी थी कि कोई भी मुद्दा जो आपको लगता है कि बारामासा को कवर करना चाहिए, बारामासा को इस पर कुछ विशेषज्ञों से, कुछ एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, तो आप हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किन लोगों को सुनना चाहेंगे, किन लोगों की किस बात पर ओपिनियन, एनालिटिक्स आप उससे परिचित होना चाहेंगे। ये हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा बारामासा।